तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विथ सर्कल पार्ट 2 एंड आई होप सर्कल पार्ट 1 सबने देख लिया होगा और खुद भी रिवाइज कर लिया होगा जो भी सर्कल। तो नेक्स्ट 11th आर्टिकल है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट P से विच इज x1, y1 हम दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। टैंजेंट्स क्या दिख रही हैं तुम्हें? PT1 एंड PT2 और इनकी लेंथ ऑब्वियसली बराबर होती है जो ज्योमेट्री में देख चुके हैं हम लोग। PT1 इज इक्वल टू PT2। इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 और T2 को अगर हम मिला देते हैं तो जो लाइन बनती है दैट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इस लाइन को T1 T2 लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। दिस T1 T2 लाइन इज COC। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को COC। और वो सिंपली T इज इक्वल टू 0 होती है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हुआ तो T इज इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी। और अगर ये P पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल, अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो T इज इक्वल टू 0 टैंजेंट हो जाती है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो PT1 PT2, if two tangents PT1 PT2 are drawn from a point x1 y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, then the equation of chord of contact T1 T2 क्या आता है? T is equal to 0। और T is equal to 0 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2 से, एंड वी रिप्लेस y बाय y प्लस y1 बाई 2। सो x स्क्वायर x1 हो गया, y स्क्वायर y1 हो गया। 2g की जगह x की जगह x प्लस x1 बाई 2 लिख देंगे, y की जगह y प्लस y1 बाई 2 लिख देंगे। तो दिस इज t इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जब ये पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल। और ये सेम कंसेप्ट कोनिक सेक्शन में भी होता है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में भी सेम इक्वेशन आती है। नाउ अब कुछ रिजल्ट्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो देखो कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट को L मान लो और लेंथ ऑफ टेंजेंट लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं अंडर रूट S1 होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। दिस इज L। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट S1 होता है। अंडर रूट S1 क्या होता है? ये पॉइंट उठा के सीधे सीधे कर्व पे रख देते हैं। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो नाउ अंडर रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, कैपिटल R रेडियस ऑफ सर्कल हो गई OT1, OT2 रेडियस ऑफ सर्कल है एंड दैट इज कैपिटल R। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट ओनली इफ P इनसाइड ना हो, P आउटसाइड हो। ठीक है, नॉट इन इनसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो T1 T2 है इसकी लेंथ जो आती है, फॉर्मूला बहुत एसेंशियल है, याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। और ये सारी चीजें प्रूफ करी है हमने, लास्ट में प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो, शॉर्टकट फॉर सर्कल, उसमें ये सारी चीजें प्रूफ करी है हमने। T1 T2 की लेंथ क्या आती है? 2LR। L इज लेंथ ऑफ टेंजेंट PT1 PT2 एंड दैट इज अंडर रूट S1। तो T1 T2 की लेंथ क्या आएगी? 2LR अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिंपली दिस इज T1 T2 लेंथ। तो इसको याद कर लो, नोट कर लो। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आता है? 2LR अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और L लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज अंडर रूट S1। अगर ये फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद
द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब किस ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है, ध्यान से देखो। यहां पे जो ट्राइंगल है दैट इज PT1T2। PT1T2 एरिया आता है RL³ डिवाइड बाई R² प्लस L²। अगर इसको प्रॉपर मेथड से करने लग जाओगे तो बहुत लेंदी होगा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है PT1T2, इसका एरिया क्या आता है RL³ अपॉन R² प्लस L²। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PT1T2 सिंपली, ठीक है। इसका भी प्रूफ कर रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो सर्च कर सकते हो। इसके अलावा ये लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया PT1T2। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या आ गया 2LR अपॉन √R² प्लस L²। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये जो एंगल होता है ज्योमेट्री में देखा था हम लोगों ने, आई होप ज्योमेट्री का भी वीडियो देख लिया होगा सर पार्ट 1 के बाद। ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा होता है, एंगल सेम होता है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है द टेंजेंट ऑफ एंगल, मतलब tan 2 थीटा पूछा जा रहा है। टोटल एंगल कितना आ रहा है 2 थीटा। ये एंगल है 2 थीटा इज T1P T2। इसको चाहो तो सिंपली निकाल भी सकते हो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से। ये R हो जाएगा, ये L हो जाएगा, tan थीटा आ जाता है R/L। और tan थीटा की वैल्यू अगर पता है तो tan 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितना याद रखोगे उतना स्पीड बढ़ती जाएगी। तो tan थीटा यहां आ जाएगा R/L। और इसको जब tan 2 थीटा के फॉर्मूले में रखते हैं तो फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा आ जाता है 2RL अपॉन L² माइनस R²। 2RL अपॉन L² माइनस R², सिंपली दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट अब देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग। ऐसा सर्कल बताना है जो PT1 T2 से पास करे। ये सर्कल बहुत अच्छा नहीं बना है, तो इसकी इक्वेशन आती है, ये पॉइंट है x1, y1। सर्कल का सेंटर O है जो कि है -G -F। इसको निकालने में भी काफी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, बहुत कैलकुलेशन होते हैं। तो बेटर रहेगा कि ये सारे रिजल्ट्स याद रखो। तो P और O दे रखा है सेंटर -G -F। P क्या है x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल PT1T2 दैट इज x -x1 x प्लस g y -y1 y प्लस f। इसको याद कर लो, अभी भी टाइम है। ये सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो इन सारे 4 रिजल्ट्स हैं, 5 रिजल्ट हैं, इनको नोट कर लो और याद कर लो। नाउ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट दे रखा है तुम्हें x1 y1 की जगह 1, 2। सबसे पहला काम ये होता है कि ये पॉइंट उठा के सर्कल पे रख दो और पॉजिटिव आना चाहिए, तभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करेगी। तो ये पॉइंट x1 y1 हमने इस सर्कल पे रख दिए। आई थिंक ये कैलकुलेशन कर सकते हो, 18 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मींस ये पॉइंट आउटसाइड है। तो अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज COC। इस इक्वेशन में x² को रिप्लेस कर दो x1 से, y² को रिप्लेस कर दो y1 से, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1/2 से, x1 तुम्हें दे रखा है 1, तो ये 1x हो जाएगा। y1 दे रखा है 2, तो ये 2y हो जाएगा। और ये आ जाएगा तुम्हारा x 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1। यहां पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x कैंसिल हो गया, देख लो ध्यान से। 2y प्लस 2y 4y हो जाएगा,
-1 +4 +3 हो गया +10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। तो 2y + 5 इज इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1, 2। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। पहला सर्कल हमें पता है x² + y² इज इक्वल टू 12, मतलब जिसका सेंटर 0, 0 है, रेडियस है 12, रेडियस है √12। और दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर x² + y² -5x + 3y -2, इसका सेंटर है 5/2, -3/2 और रेडियस है -2। इसको ये एक सर्कल कट कर रहा है, आराम से समझते हैं। ये सर्कल सपोज कर लो इस तरह से इसको कट कर रहा है, ठीक है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 12 एट द पॉइंट वेयर इट मेट बाय दिस सर्कल। मतलब ये पॉइंट देख रहे हो ए और बी, मान लो इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ए और बी पे, ठीक है। जैसा कि यहां पे भी तुम्हें दिख रहा है ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ करी। ये इंटरसेक्ट सर्कल के अंदर भी कर सकता है, सर्कल के बाहर भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर डायग्राम। तो ये पहला सर्कल है S1 मान लो, ये दूसरा सर्कल है S2 मान लो। यहां पे A और B पे टेंजेंट ड्रॉ करी है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट, मतलब हमें P बताना है। तो P को मान लेते हैं हम कुछ अल्फा बीटा। आई होप ये इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा। एक सर्कल है, पहले सर्कल को दूसरा सर्कल कट कर रहा है। पहला सर्कल है S1, दूसरा सर्कल है S2 और कट कर रहा है A और B पे। और A और B को अगर हम मिला दें so this will be AB जो आएगा ये कॉमन कॉर्ड होता है। AB क्या होता है? कॉमन कॉर्ड। और ये कॉमन कॉर्ड आता है S1 ये सर्कल है, S2 ये सर्कल है, सिंपली दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, ये कॉमन कॉर्ड आ जाएगा। सिंपली दोनों सर्कल को हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो कॉमन कॉर्ड यहां से देखो क्या आ रहा है, 5x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। तो दिस कॉमन कॉर्ड इज 5x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज कॉमन कॉर्ड। अब P पॉइंट हमें बताना है। P को हमने अल्फा बीटा मान लिया या x1 y1 मान लो, कुछ भी मान लो। तो P के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है ये कॉमन कॉर्ड भी है दोनों सर्कल के रिस्पेक्ट में, और यही लाइन P के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं? T इज इक्वल टू 0 से। तो अल्फा बीटा ही ले लेते हैं। सर्कल, फर्स्ट सर्कल पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, नॉट ऑन सेकेंड सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC कैसे आएगा? फर्स्ट सर्कल देख लो जरा ध्यान से। फर्स्ट सर्कल ये है x² + y² - 12 इज इक्वल टू 0। तो x² को रिप्लेस करते हैं x(x1) से, y² को रिप्लेस करते हैं y(y1) से, -12 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों ही लाइन सेम है। अगर ये दोनों लाइन सेम है तो वी शुड नो कि दो अगर सिमिलर लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, आइडेंटिकल लाइन है और वो इस तरह से लिखी हुई है, सिमिलर लाइन, सेम लाइन, आइडेंटिकल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन, तो सिंपली उनके सारे के सारे कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाता है। दोनों लाइन सिमिलर है या सेम है
तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां से ये दोनों लाइन, फर्स्ट लाइन कॉमन कॉर्ड आ गई, सेकेंड लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, दोनों को इक्वेट कर दो तो ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा अपॉन 5 बीटा अपॉन -3। यहाँ पे देख रहे हो y कोफिशिएंट बीटा है, यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -12 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -10। सो दिस इज फाइनली 6/5। तो अल्फा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा, बीटा आ जाएगा -18/5। तो अल्फा बीटा जो पॉइंट आ गया 6, -18/5। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द सर्कल। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, एक लाइन है जो एक सर्कल को मीट कर रही है और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज कर लो दिस इज द लाइन जो इस सर्कल को मीट कर रही है ए और बी पे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही है। दिस इज पी पॉइंट। ये सर्कल हमें दे रखा है एस इज इक्वल टू 0 मान लो। ये लाइन हमें दे रखी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लाइन है क्या, एक्चुअली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC, दैट इज 2x प्लस y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमें इन टैंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट मींस ये बताना है। तो लेट दिस इज अल्फा बीटा। तो ये लाइन हमें ऑलरेडी दे रखी है और ये लाइन इस सर्कल के अकॉर्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के फॉर्म में हम फिर से निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट x1 y1। तो ये सर्कल है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती क्या है, t इज इक्वल टू 0। कैसे आती है वो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, तो ये अल्फा x हो जाएगा, y स्क्वायर को y1 से तो बीटा y -2 टाइम्स x प्लस अल्फा प्लस 3 टाइम्स y प्लस बीटा बाई 2 -1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा x -2, तो ये हो जाएगा अल्फा -2x बीटा y, बीटा y है तो बीटा प्लस 3/2 y, ये y का कोफिशिएंट हो गया। अब देखो -2 अल्फा प्लस 3 बीटा आएगा तो -3 बीटा कर लो उसको, 3 बीटा बाई 2 इवन। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, और ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने अपनी तरफ से निकाल लिया और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हें गिवन भी है, दैट इज 2x प्लस 2x+y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो क्या होता है, a1 अपॉन a2 x के कोफिशिएंट का रेशियो, b1 अपॉन b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल आएगा। 3 इक्वेशन मिल रही हैं, फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ये कैलकुलेशन तुम लोगों को अपने आप करना है। आंसर ये 1, -2 दे रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट को सेकंड के इक्वल कर देना तो एक इक्वेशन अल्फा बीटा में मिलेगी,
सेकेंड को थर्ड के इक्वल कर लेना, तो एक इक्वेशन अल्फा बीटा में मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा 1, -2 आ जाता है सिंपली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द tangent फ्रॉम द पॉइंट 4,6 से सर्कल दे रखा है तुम्हें, समथिंग 4,6 एक पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं, PT1 PT2 मान लेते हैं। इसको मिला दो, इसका एरिया बताना है और एंड देयर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी बताना है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट COC, आई थिंक COC अब तुम लोग निकाल सकते हो। T इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x1 क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक लाइन में आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बन रहा है PT1 T2, इसका एरिया बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, RL3, एरिया का फॉर्मूला था RL3 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज √S1। तो L जरा निकाल लो यहां से, √S1 से 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 25 इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 2 5 52 माइनस 25 अगर हम करेंगे तो यहां से आ जाएगा ये 7 और ये आ जाएगा 4 माइनस 27 मतलब 9 इंटू 3 मतलब 3√3। L आ गया 3√3। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेना। R हमें पता है सर्कल का 5 है, L है 3√3 क्यूब, R फिर से 5, L फिर से 3√3 का स्क्वायर कर दो तो 9 इंटू 3 27। तो यहां से देखो ये क्या आएगा, R 27, 3 क्यूब मतलब 27, √3 क्यूब मतलब 3√3। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ रहा है तुम्हारा 12, 5 and 7 12 एंड दिस इज 5। इसको पूरा सॉल्व कर लेना तो दिस विल बी द आंसर, 405 √3 डिवाइड बाई 52 इज द आंसर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 405। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज RL3 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पोल इज अ पॉइंट, पोलर इज अ लाइन। पोल इज अ पॉइंट, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन रहता है। पोल इज अ पॉइंट, पोलर इज अ लाइन। तो क्या होता है देखते हैं। एक पॉइंट हम कहीं पे भी ले लें, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल, और ये पोल आउटसाइड भी हो सकता है सर्कल के, इनसाइड भी हो सकता है, ऑन द सर्कल भी हो सकता है, एंड इनसाइड भी हो सकता है सर्कल के, बट नॉट एट द सेंटर ऑफ सर्कल, बट नॉट एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर पे नहीं होना चाहिए। तो अब करते हैं हम यहां से ये हैं
कि इस पोल से कई सारे सीकेंस ड्रॉ करते हैं, इस पोल से इस सर्कल पे कई सारे सीकेंस ड्रॉ करे जाते हैं, ठीक है। कई सारे सीकेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ अब ये जो सीकेंस हैं इस सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उन पॉइंट्स पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टैंजेंट ड्रॉ हुई, इधर से टैंजेंट ड्रॉ हुई, इधर ये टैंजेंट ड्रॉ कर ली। आई होप ये बात समझ रहे होगे, इन पॉइंट्स पे हमने टैंजेंट्स ड्रॉ कर ली, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। जहां पे ये टैंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो एम एंड एन, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस आता है, दिस लाइन, दिस लाइन इज नोन एज पोलर। इस लाइन को हम पोलर बोलते हैं एंड इसकी इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 होती है। जैसा कि मैंने बताया, पोल इज अ पॉइंट, पोलर इज अ लाइन। तो पोलर अगर पॉइंट आउटसाइड है, पोल आउटसाइड है, देखो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। इफ p मतलब पोल आउटसाइड है तो t इज इक्वल टू 0। ये पोलर भी है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। यही चीज हम लोगों ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में भी पढ़ी थी, COC। अगर P पोल ऑन द सर्कल है, अच्छा यही सारे कंसेप्ट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी है, इसलिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ 4 चैप्टर मान के चलो पढ़ रहे हो तो t इज इक्वल टू 0, टैंजेंट भी है और पोलर भी है। टैंजेंट भी है, पोलर तो है ही, और साथ में टैंजेंट भी। अगर ये P पॉइंट सर्कल पे लाई कर जाए तो टैंजेंट भी हो जाता है एंड पोलर भी हो जाएगा। एंड नाउ इफ P पॉइंट मतलब पोल इनसाइड है, इनसाइड ऑफ सर्कल, तो उस केस में t इज इक्वल टू 0 सिर्फ पोलर है। जितना अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने सिर्फ पोलर है। आई होप ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सो इतनी बात समझ में आ गई कि पोलर क्या होता है, पोल क्या होता है, और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक साथ एग्जिस्ट दोनों करेंगे या दोनों नहीं करेंगे। तो आई होप पोल एंड पोलर समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखते जाओ। द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ अ पॉइंट P जो कि पोल है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दिया, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दिया। इफ द सर्कल is in general equation then the polar become x square को x1 से प्लेस कर दिया, y square को y1 से, x को x plus x1 by 2 से, y को y plus y1 by 2 से, plus c is equal to 0, t is equal to 0. Note that if x1 y1 be on the circle then the tangent and polar represent the same equation. ये बात पहले हम कर चुके हैं। Similarly if x1 y1 is outside the circle then chord of contact and polar represent the same equation। ये बात भी हम लोग कर चुके हैं अभी जस्ट। आउटसाइड में chord of contact और पोलर सेम आएगा। ऑन द सर्कल अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो उस केस में टैंजेंट एंड पोलर सेम आएंगे। पोल हमें निकालना है, मान लेते हैं पोल x1 y1 है और पोलर हमें दे रखा है, दिस इज गिवन पोलर। तो क्या करेंगे हम, ये गिवन है
हम पोलर फिर से निकाल लें, कैसे? एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दें, t इज इक्वल टू 0 पोलर आता है, वाई स्क्वायर को y1 से, और सीधे कंपेयर करा लें तो x1 y1 पोल ये आ जाएगा। सिंपली क्या होता है, x के कोफिशिएंट का रेशियो अपॉन y के कोफिशिएंट का रेशियो अपॉन कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर आता है। तो यहां से x1 निकाल लो, क्या आ रहा है, माइनस ए स्मॉल ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी, फिर y1 निकाल लो, माइनस बी स्मॉल ए स्क्वायर बाय सी। तो आई होप ये पोल आ गया, दिस इज द पोल। ठीक है, तो मेथड समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, इफ पोलर ऑफ अ पॉइंट P passes थ्रू अ पॉइंट Q। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब हुआ इसका, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये एक सर्कल है, P पॉइंट का पोलर, ये P पॉइंट है, ये पोल है। इसका एक पोलर ड्रॉ कर लेते हैं कैसे भी। This is the polar of pole P. Polar पोल चेंज होगा तो पोलर भी चेंज होगा, तो P के रिस्पेक्ट में पोलर है। ठीक है, एंड इफ इट पासेस थ्रू पॉइंट Q, पोलर जो है वो Q पॉइंट से पास कर रहा है। Q पॉइंट तुम कहीं पे भी ले लो, लेट Q पॉइंट ये है। ठीक है, देन द पोलर ऑफ Q, इसका जो पोलर आएगा, Q को अगर हम पोल ले रहे हैं, ये पोल 1 मान लो, तो पोलर 1 आ गया ये। Q को पोल 2 मान लो, तो पोल 2 के रिस्पेक्ट में जो पोलर आएगा, देन थ्रू Q, देन द पोलर ऑफ Q, इसका जो पोलर आएगा वो P से पास करेगा। इसका पोलर कहां से पास करेगा, P से पास करेगा। लेट्स से कुछ ऐसे बना लेते हैं, दिस विल पासेस थ्रू P। तो ये सब रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। दिस विल पासेस थ्रू P, ये P मान लो, दिस पॉइंट इज P, ये पोलर है Q का। तो ये रिजल्ट्स अगर याद होंगे तो तुरंत आंसर टिक कर सकते हो। पोलर है, सेकंड पोलर है, किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, टू लाइंस L1 एंड L2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर इफ पोल ऑफ L1। ये सेम चीज है, ध्यान से देखो, इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, इसको L1 मान लो। पहला पोलर, ये पहला पोलर, ये दूसरा पोलर, ये पॉइंट P है और ये Q है। तो टू लाइंस L1 एंड L2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर इफ पोल ऑफ L1, देखो जरा, L1 का पोल है क्या, P है। L1 का पोल क्या है, P है, जो कि L2 पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, L2 पे। और L2 का पोल क्या है, Q है, जो कि किस पे लाई कर रहा है, L1 पे लाई कर रहा है। तो ऐसे केस में L1 L2 लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट लाइन। और P और Q पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पोल एंड पोलर हमने बताया था एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फाइंड द पोलर ऑफ दिस पॉइंट। तो ये x1 y1 मान लिया, सर्कल हमें दे रखा है, तो पोलर आता कैसे है, t इज इक्वल टू 0 से।
t इज इक्वल टू 0 में करते क्या है, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देते हैं, x1 क्या है 2, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस कर दो y माइनस y1 बाई 2 से, -8 इज इक्वल टू 0। -3x बाई 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा ये, प्लस 2y -2 -8 इज इक्वल टू 0। x बाई 2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस y, -5 -8 -5 -8 -13 हो जाएगा। तो दिस इज सिंपली पोलर ऑफ 0.2 -1। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना अपनी तरफ से करके, और ये क्वेश्चन एक बार फिर से खुद से करो। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द पोल, पॉइंट दे रखा है, मतलब पोलर दे रखा है, पोल बताना है, लाइन दे रखी है, लाइन क्या होती है पोलर, पोल हमें बताना है, तो पोल हम मान लेते हैं अल्फा बीटा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। तो पोल तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी 3x प्लस 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, सर्कल दे रखा है, तो फिर से अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में नाउ इक्वेशन ऑफ पोलर विथ रिस्पेक्ट टू p पॉइंट पोल अल्फा बीटा कैसे आता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं x1 से x अल्फा, वाई स्क्वायर को y1 से y बीटा, x को रिप्लेस कर दो x प्लस अल्फा बाई 2 से, तो ये 2 टाइम्स x प्लस अल्फा हो जाएगा, y को रिप्लेस कर दो y प्लस बीटा बाई 2 से, तो ये 3 टाइम्स y प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया पोलर, और पोलर ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो दोनों को क्या करें हम कंपेयर करा ले। ये पोलर की इक्वेशन हमने निकाली है और ये पोलर की इक्वेशन दे रखी है, तो सीधे सीधे कंपैरिजन हो गया, अल्फा प्लस 2 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट अल्फा प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, बीटा प्लस 3 डिवाइड बाई वाई b1 अपॉन b2, कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके 3 इक्वेशन आ गई। तो जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट को सेकेंड के इक्वल कर लो तो ये इक्वेशन आ रही है, दिस इज फाइनली दिस इक्वेशन, सेकेंड को फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर लो या सेकेंड को थर्ड के इक्वल कर लो, सेम चीज है, तो ये इक्वेशन आ रही है, फाइनली दिस इज द इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा 1,2 आ रहा है, तो दिस इज फाइनली पोल, सिंपल बात है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसको अपने आप करना एक बार। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स द सर्कल। आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अभी जस्ट, और हमें पॉइंट बताना है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, दिस p पॉइंट दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमें दे रखा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फिर से निकाल लेंगे और इससे कंपेयर करा लेंगे, तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पोल ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। तो पोल को मान लेते हैं अल्फा बीटा, पोलर यहां से निकाल लेते हैं, और ऑलरेडी लाइन दे रखी है मींस ये पोलर दे रखा है, तो पोलर निकालते कैसे हैं, t इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो x1 से मतलब अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर को y1 से मतलब बीटा वाई, x को x प्लस x1 बाई 2 से x प्लस अल्फा बाई 2, y को y प्लस बीटा बाई 2, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स -7x 2 बीटा वाई
प्लस 5/2y माइनस 7α/2 प्लस 5β/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो नाउ x का कोफिशिएंट आ जाएगा 2α माइनस 7 टाइम्स x, y का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2β, और कैलकुलेशन एक बार अपने आप जरूर चेक कर लेना। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, ये हमारा पोलर आ गया, और पोलर ऑलरेडी गिवन भी है, एंड दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 10, 2x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2, y के कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2, कांस्टेंट टर्म का रेशियो। तो आई होप इसके बाद का कंसेप्ट तो क्लियर है। फर्स्ट को सेकंड के इक्वल और सेकंड को थर्ड के इक्वल करके अल्फा बीटा में दो इक्वेशन आएंगी, जहां से तुम अल्फा और बीटा दोनों कैलकुलेट कर सकते हो, और ये कैलकुलेशन का काम तुम्हारा ही है, ठीक है। और आंसर दे रखा है 3/2, 3/2, मैच करा लेना इसको। नाउ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉर्ड के मिड पॉइंट की बात करी जाए कहीं पे भी, खास तौर से कोनिक सेक्शन में, सर्कल में तो बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी कर्व की कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, मतलब वो उसका मिड पॉइंट है। तो कॉर्ड के मिड पॉइंट की बात करी जाए, मिड पॉइंट इज गिवन, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज गिवन, या कहीं पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड की बात करी जा रही है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन जो आती है दैट इज सिंपली t इज इक्वल टू s1। t हमारा पुराना वाला टैंजेंट वाला t, और s1 में क्या करते हैं, पॉइंट उठा के रख देते हैं। तो t देख रहे हो क्या आ रहा है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c, और s1 क्या आ रहा है, पॉइंट उठा के रख दिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉर्ड के मिड पॉइंट की बात करी जाए तो t इज इक्वल टू s1 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, chord with midpoint, equation of chord whose midpoint is given। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ t इज इक्वल टू s1 याद कर लो। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, द शॉर्टेस्ट कॉर्ड, एक सर्कल है मान लो, ठीक है, इसमें कई सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करो, या मान लो एक पॉइंट दे रखा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कई सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट कॉर्ड वही होगा, शॉर्टेस्ट कॉर्ड वही होगा जिसका ये मिड पॉइंट, ठीक है। तो सपोज कर लो ये शॉर्टेस्ट कॉर्ड है पी क्यू। अब देख रहे हो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और बढ़ जाएगा ये। तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड वही होगा, शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट m इनसाइड द सर्कल इज वन कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज m। इस बात को याद रखना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में इस तरह की बात करी जाती है। तो PQ इज द शॉर्टेस्ट कॉर्ड m से जो पास कर रही है, अगर m इसका मिड पॉइंट हो जाए, सिंपल। इसी का दूसरा वर्जन है, ध्यान से देखो, द कॉर्ड विच पासिस थ्रू m inside the circle which has maximum distance from center with middle point m। अच्छा, सेंटर अगर है, ये बात भी पहले हम लोग कर चुके हैं थ्योरम ऑफ सर्कल में,
कि सेंटर के जितने पास कॉर्ड लाओगे उतनी बड़ी होती जाएगी, जितनी छोटी कॉर्ड करनी है तुम्हें सेंटर से उतना दूर ले जाना है। तो इट मींस जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे, वो स्मॉलेस्ट कॉर्ड के लिए आएगी। किसके लिए आएगी? स्मॉलेस्ट कॉर्ड के लिए आएगी। ये जो डिस्टेंस है ओपी मान लो, ओपी ये मैक्सिमम होगा if chord is smallest। ठीक है। now the chord passing through point M inside the circle which is at maximum distance from center of circle is chord with middle point M। तो मतलब smallest chord बतानी है, सेंटर से डिस्टेंस मैक्सिमम तब होगी जब कॉर्ड स्मॉलेस्ट होगी, और कॉर्ड स्मॉलेस्ट कब होगी? जब एम जो पॉइंट है उसका वो मिडिल पॉइंट हो। एम पॉइंट क्या हो जाए उसका? मिडिल पॉइंट। तो ये पॉइंट्स याद रखना, प्रॉब्लम्स में इस तरह से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल है, whose मिडिल पॉइंट इज 1, -1। मतलब ये 1, -1 x1 y1 है। रख के देख लेना, रखने पे इनसाइड आ रहा होगा मतलब नेगेटिव आ रहा होगा, तो t इज इक्वल टू s1। t कैसे आता है? x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देते हैं, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देते हैं, x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस कर देते हैं, y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देते हैं, -11 S1 क्या हो जाता है? पॉइंट उठा के कर्व पे रख दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 8y1 -11 काट दो, x1 की जगह 1 रख देंगे, y1 की जगह देख रहे हो -1 रख देंगे। दिस इज 4। x1 की जगह 1 रख दो, y1 की जगह -1 रख दो, x1 की जगह 1, y1 की जगह -1। एंड आई होप इसको अब तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो और आंसर ला सकते हो। तो सिंपली t इज इक्वल टू s1 इज द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है तो तुम्हें यहां पे ज्योमेट्री यूज कर सकते हो। कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है, सपोज कर लो ये PQ कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन हमें बतानी है। मिड पॉइंट दे रखा है M विच इज 1, -1। ठीक है, सेंटर हमें सर्कल का पता है, सेंटर निकाल सकते हो यहां से। सेंटर क्या आ रहा है? -3, -4। सेंटर इज -3, -4। आज वी नो सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए तो उसके मिड पॉइंट पे मीट करता है, मतलब M पे ही मीट करेगा। मिड पॉइंट दे रखा है, स्लोप ऑफ CM निकाल लो। ये बाय द वे यहां पे L पॉइंट दे रखा है। स्लोप ऑफ CM हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 3/4। तो स्लोप ऑफ PQ आ जाएगा, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, -4/3। पॉइंट हमें पता है, स्लोप हमें पता है, तो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। सिंपली ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई जिसका मिडिल पॉइंट दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट दिस t इज इक्वल टू s1। आई होप लगा सकते हो। t कैसे आएगा? x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो, -15। t इज इक्वल टू s1 करना है। s1 कैसे आएगा? ये पॉइंट उठा के रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9,
2 का स्क्वायर 4 माइनस 15। आई होप आप कैलकुलेट कर सकते हो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड देखो जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ मिडिल पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, सॉरी मिडिल पॉइंट हमें बताना है, कॉर्ड का मिड पॉइंट हमें बताना है। कॉर्ड हमें दे रखी है, कॉर्ड हमें दे रखी है, तो आई थिंक बात समझ रहे होगे। t इज इक्वल टू S1 से कॉर्ड हम फिर से निकाल लें। कॉर्ड का मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया, अल्फा बीटा। t इज इक्वल टू S1 लगा दो, एक्स स्क्वायर को x1 से प्लेस कर दो, अल्फा एक्स। वाई स्क्वायर को y1 से बीटा वाई। x को x प्लस x1/2 से x प्लस अल्फा/2। y को y प्लस y1/2 से y प्लस बीटा/2। -3 S1 क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पॉइंट उठा के, मिड पॉइंट वाला पॉइंट उठा के कर्व पे रख देंगे। और आई होप इसके बाद की बात अब समझ में आनी चाहिए। ये 2x है, तो अल्फा प्लस 2x, ये बीटा वाई, और ये माइनस वाई है, बीटा माइनस वाई, बीटा माइनस 1 वाई। अब देखो ये 2 अल्फा आ रहा है और ये 4 अल्फा इधर आ जाएगा, तो -4 अल्फा मतलब -2 अल्फा। ये माइनस बीटा है, माइनस बीटा प्लस 2 बीटा कर दोगे, बीटा आ जाएगा। ठीक है, एंड माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आई होप अब इक्वेशन हमारे सामने है, अल्फा प्लस 2 टाइम्स एक्स। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है और एक बार कैलकुलेशन जरूर से करके देख लेना। और जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, तो x के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल आ जाएगा। और आई थिंक अब इसके बाद की स्टोरी समझ में आ रही है। फर्स्ट को सेकंड के इक्वल कर दो, सेकंड को थर्ड के इक्वल कर दो, अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन आ जाएंगी। वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ये सिंपल कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, तो मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड हमें मिल जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। एक सर्कल दे रखा है जिसके 2 पॉइंट्स हैं, अल्फा और बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अल्फा का मतलब होता है इस सर्कल के अकॉर्डिंग, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा। एक पॉइंट और दे रखा है, दैट इज क्यू पॉइंट सपोज कर लो, दैट इज बीटा। वो पॉइंट क्या है, बीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। पीक्यू कॉर्ड की इक्वेशन वैसे तो निकाल सकते हो, लेकिन एक खास बात होती है कोनिक सेक्शन में और सर्कल में, अगर इस तरह की कॉर्ड आ रही है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखोगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आएगा नहीं। इसके बीच का अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म लिखोगे तो आंसर नहीं आता है। एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू। तो इसको याद करना है, इसको नोट कर लो, पी क्यू की ये इक्वेशन हो गई, सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कॉमन टैंजेंट। कॉमन टैंजेंट का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। यहां पे 2 सर्कल दे रखे हैं और एक दूसरे से दूर दूर है ये सर्कल। C1 C2 आउटसाइड है ये सर्कल, दूर दूर है।
ठीक है। इस केस में C1 C2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस ज्यादा आती है रेडियस के सम से, तो इसको हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहे, तो नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको। और ऐसे केस में 4 कॉमन टैंजेंट आती है। डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो ऊपर से जाती है एक्सटर्नल कॉमन टैंजेंट होती है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, इसको हम बोलते हैं। और ये भी ऊपर से ही जा रही है, दिस इज डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। डायरेक्ट CT मतलब कॉमन टैंजेंट जो कि एक्सटर्नल है, ठीक है। और ये जो अंदर से जा रही है दिस टैंजेंट, ये और ये, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। येलो कलर से जो है दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। तो ओवरऑल यहां पे देखो तो 4 कॉमन टैंजेंट है, 2 ये और 2 ये, ठीक है। दीज 4 कॉमन टैंजेंट C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, तो नो सॉल्यूशन, सर्कल दूर दूर होंगे, ना टच करेंगे ना कट करेंगे। अब देखो अगर टच कर रहे हैं तो C1 C2 सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस आएगी दैट इज इक्वल टू R1 R2। सिंगल पॉइंट पे टच करेंगे तो 1 सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस केस में 3 कॉमन टैंजेंट आती है, एक तो ये आती है कॉमन टैंजेंट। अच्छा, ये पर्टिकुलर कॉमन टैंजेंट दोनों सर्कल को सबट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाती है S1 माइनस S2, ये पर्टिकुलर कॉमन टैंजेंट। और इस केस में 2 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होंगी जो बाहर से पास करती हैं, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। अगर सर्कल की रेडियस सेम है तो ये पैरेलल होंगी, कभी कट नहीं करेंगी। दीज आर 2 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट CT। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये जो पर्टिकुलर टैंजेंट है, इसकी इक्वेशन क्या आती है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। दिस इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आई होप याद रहेगा। तो ऐसे केस में 3 कॉमन टैंजेंट है, C1 C2 R1 प्लस R2 के इक्वल है। 1 सोल्यूशन आएगा, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये पॉइंट। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, इसको हम ये भी बोल सकते हैं touches externally, touches each other externally। और 3 कॉमन टैंजेंट है। नेक्स्ट देखो, सर्कल एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम से तो छोटी हो जाती है, लेकिन डिफरेंस से बड़ी होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। और यहां पे एक चीज ध्यान सुन लो, ये जो पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। दिस इज नोन एज कॉमन कॉर्ड। ये S1 इज इक्वल टू 0 एंड ये S2 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन कॉर्ड आ जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। जो पहले टैंजेंट थी वो कॉमन कॉर्ड हो गई। ये कट कर रहे हैं एक्सटर्नली, 2 कॉमन टैंजेंट आएंगी, 2 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, 2 कॉमन टैंजेंट हो गई। कंडीशन ये हो गई, और 2 सॉल्यूशन बोल सकते हैं, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये पूरी तरह से इसके इंटरनल आ गया है, तो इस केस में C1 C2, ये जो टैंजेंट मतलब सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ जाती है, और देयर इज 1 कॉमन टैंजेंट,
ठीक है। नेक्स्ट, पूरी तरह से अंदर आ जाए तो C1 C2 रेडियस के डिफरेंस से कम हो जाएगा एंड नो कॉमन टेंजेंट, नो सोल्यूशन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें कुछ रिजल्ट्स और हैं। जैसा कि हमने बताया था, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हैं। दीज आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनका सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे लाई करेगा C1 C2 पे। और ये जो R पॉइंट है फॉर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, C1R अपॉन C2R is R1 is to R2। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट C1 C2 को इंटरनली R1 is to R2 के रेशियो में डिवाइड करता है। उसी तरह से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट C1 C2 को एक्सटर्नली C1F is to C2F is R1 is to R2 externally। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट C1 C2 को एक्सटर्नली R1 is to R2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स मीट्स अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू सर्कल, मतलब C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट C1 C2 को R1 is to R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मीट एट द पॉइंट विच divides the line joining of their centers of circle, मतलब C1 C2 internally in the ratio of their radii। तो आई होप ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। C1R is to C2R is R1 is to R2 internally। ठीक है। नाउ अब इसके बाद का आर्टिकल है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको हमने पूरा प्रूव भी करा है एक लेक्चर में। तो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, इसकी जो लेंथ होती है, मान लो ये PQ है, PQ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दैट इज अंडर रूट C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज D, अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और जो इंटरनल कॉमन टेंजेंट है, मान लो ये PR, ये R है, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट PR, that is under root D square minus R1 plus R2 का whole square। okay, D is the distance between the center of circle, R1 R2 are the radii of the circle, two circle। Note that the length of internal common tangent is always less than the length of external common tangent। इसलिए एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट में देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है, जिसकी लेंथ ज्यादा है, और इंटरनल ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। नाउ एग्जामिन दीज टू सर्कल्स। इन दो सर्कल को एग्जामिन करना है। तो पहले का सेंटर जरा तुम निकालो, क्या आ रहा है 1,2। इसका सेंटर निकालो, क्या आ रहा है, आई होप ये आ रहा है 0,4। इसका रेडियस निकालो 1 + 4 √5। इसका रेडियस निकालो R2 अंडर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 √5 मतलब 2 √5। ठीक है। C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लो,
डिस्टेंस फॉर्मूले से C1 C2 के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल ली डिस्टेंस फॉर्मूले से, दैट इज 1,2 एंड 1,0 1 4 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4 √5। C1 C2 के बीच की डिस्टेंस √5 आ रही है, ये √5 है। तो देखो जरा R1 तुम्हें दिख रहा है, R2 तुम्हें दिख रहा है, तो आई थिंक हमें ये दिख रहा है कि C1 C2 इज इक्वल टू मॉड R2 माइनस R1। मतलब ये इंटरनली टच कर रहे हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को। C1 C2 R2 माइनस R1 आ रहा है क्लियरली 2 √5 से, तो √5 सबट्रैक्ट कर दो, √5 आ जाएगा जो कि C1 C2। तो इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को और वन कॉमन टेंजेंट है। आई होप ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ दीज टू सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आई थिंक ये कर सकते हो, इसका C1 निकाल लोगे, इसका C2 निकाल लोगे, इसका R1 निकाल लोगे और इसका R2 निकाल लोगे। और ऊपर ये सारी कंडीशंस दे रखी हैं, C1 C2 अगर बड़ा है R1 प्लस R2 से तो एक्सटर्नल होते हैं, एक दूसरे को टच ना करेंगे ना कट करेंगे। वंस लाई इनसाइड completely outside the circle, one circle lies completely outside the circle, ये आंसर है बाय द वे। तो यहां जब निकालोगे तुम तो अकॉर्डिंग टू आंसर C1 C2 डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ी आएगी। तो करके देख लेना, चेक कर लेना इसको, आई होप कर लोगे ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। व्हाट इज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन? दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं कब? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट बना लो, ये पहला सर्कल मान लो, ये दूसरा सर्कल मान लो। पहले सर्कल पे टैंजेंट बना ली, दूसरे सर्कल पे टैंजेंट बना ली। अगर इनके बीच का एंगल ये 90 है तो दिस इज नोन एज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। एंगल Q1A Q2 इज 90, तो दिस इज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो Q1 Q2 का स्क्वायर, सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। यूजुअली सेंटर को हम C1 C2 लिख लेते हैं। ठीक है, सुनाओ ध्यान से सुनना। अच्छा, ये जो टैंजेंट है दूसरे पहले सर्कल की, वो दूसरे सर्कल सेंटर से इसलिए पास कर रही है बिकॉज ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली एक्चुअल में ये जो टैंजेंट पहले सर्कल की है, टैंजेंट फर्स्ट सर्कल की है, ये सेकेंड सर्कल का नॉर्मल है। इसको अगर देखें, ये टैंजेंट है सेकेंड सर्कल की और ये पहले सर्कल का नॉर्मल है, तभी एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, तभी C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लगेगा। अगर हम सेंटर्स को कुछ ऐसे मान ले, -G1 माइनस F1, दूसरा सर्कल -G2 माइनस F2, मतलब पहला सर्कल जो है S है, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल जो है वो S डैश है मान लो, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो पहले सर्कल की रेडियस आ जाएगी अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। दूसरे सर्कल की रेडियस आ जाएगी अंडर रूट G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। और ये वैल्यू जब हम उठा के यहां पे रखेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आती है, ध्यान से सुन लो और याद कर लो, दैट इज 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2।
तो दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल जिसके सेंटर -g1 -f1 -g2 -f2 और रेडियस r1 r2 है। ठीक है, तो आई होप ये चीज याद हो गई होगी। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ओके, नाउ अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल, एक सर्कल फिक्स्ड होगा हमेशा यहां पे, ये फिक्स सर्कल है। एक वेरिएबल सर्कल है जो कि मूव कर रहा है, मान लो ठीक है, ये मूव कर सकता है और इसको ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसको ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ऑर्थोगोनली का मतलब समझ गए होगे कि 90 डिग्री, टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। दैट इज द मूविंग सर्कल, वेरिएबल सर्कल। अगर ये इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, कट्स ऑर्थोगोनली टू टू फिक्स सर्कल, टू फिक्स सर्कल, is the center of variable circle ऑर्थोगोनल टू टू फिक्स सर्कल। दो फिक्स सर्कल हैं जिसको वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। सपोज कर लो एक सर्कल और है, ठीक है, इसको भी ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल, जो वेरिएबल सर्कल है उसका सेंटर, इट्स सेंटर lies on radical axis of these two fixed circles। रेडिकल एक्सिस अभी देखेंगे हम लोग, रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू फिक्स सर्कल्स। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दो फिक्स सर्कल्स हैं, एक वेरिएबल सर्कल इसको ऐसे कट कर रहा है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है। ये थोड़ा दूर बन गया है, मान लो ये भी और इसके ऑर्थोगोनल है दोनों के। तो इट मींस जो वेरिएबल सर्कल का सेंटर इन दोनों सर्कल के रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है। अगर ये रिजल्ट्स याद हैं तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, कुछ करना नहीं होता है, सीधे सीधे टिक करना होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू थ्री गिवन सर्कल is the radical center provided the radical center lies outside the three given circle। तीन सर्कल अगर है मान लो, if there are three circles, ठीक है, और उसको एक वेरिएबल सर्कल आके कट कर रहा है और तीनों के ऑर्थोगोनल है, तीनों सर्कल के ऑर्थोगोनल है, तो इसका जो सेंटर होता है दैट लाइज ऑन, दैट इज रेडिकल सेंटर, दैट इज रेडिकल सेंटर ऑफ दीज थ्री सर्कल। रेडिकल सेंटर क्या होता है, होप अगर रिवीजन करा होगा तो बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, सो नाउ अब आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा लेंथी है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑर्थोगोनल टू टू सर्कल। ये दो सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 29 इज इक्वल टू 0, जिसका सेंटर लाई करता है इस पे, इस लाइन पे। ठीक है, तो पहले तो जो पहला सर्कल है वो लिख लिया हमने। दूसरा सर्कल में हमने बताया था सर्कल में हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना लो, तो 4 से डिवाइड कर लिया, ये आ गया। अब जिस सर्कल की इक्वेशन हमें बतानी है जो कि इन दोनों के ऑर्थोगोनल है, उसको हमने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस ये तीसरा सर्कल पहले के ऑर्थोगोनल है, तीसरा सर्कल दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तीसरा सर्कल पहले के ऑर्थोगोनल है, तीसरा सर्कल दूसरे के ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है? 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1c2। इसका सेंटर क्या आ रहा है? माइनस जी माइनस एफ। पहले सर्कल का सेंटर जरा देखो, इसको क्या लिखोगे? -3/2 5/2। इसका सेंटर लिखो 7/2 0। तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड को ऑर्थोगोनल बनाएंगे, फिर हम सेकंड और थर्ड को ऑर्थोगोनल बनाएंगे। ठीक है, सिंस थर्ड सर्कल कट द फर्स्ट सर्कल ऑर्थोगोनली, देखो जरा इसका क्या है? -3/2 माइनस जी, तो 2g1g2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2f1 f है माइनस f है, f2 क्या है? 5/2। फिर से दिखा देते हैं हम इसको, 2g1 क्या मान लो? माइनस जी, g2 क्या मान लो? -3/2 प्लस 2f1 क्या है? माइनस f, f2 क्या है? 5/2 इज इक्वल टू c1। यहां पे जरा c1 देखो क्या आ रहा है? c आ रहा है, और यहां c2 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सो फ्रॉम हेयर वी गेट फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड एंड थर्ड के लिए सॉल्व करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन ये है, दिस इज द डेटा एंड दिस इज द डेटा। फिर से लगा दो, 2g1g2, 2g क्या है? माइनस जी, g2 क्या है? 7/2 प्लस ट्वाइस f1 f2, f क्या है? माइनस f, f2 क्या है? 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 क्या है? 29/4। और एक चीज और दे रखी है, माइनस जी माइनस एफ इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो माइनस जी माइनस एफ स्ट्रेट लाइन पे जब तुम लाई कराओगे तो -3g -4f प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी एफ सी 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस है। थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से जी एफ सी तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आइडिया समझ में आया होगा कि क्या करते हैं। नीचे सॉल्विंग है, एक बार देख सकते हो, आंसर भी मैच करा सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। फॉर व्हाट वैल्यू दिस सर्कल जिसका सेंटर ये है, दिस सर्कल इसका सेंटर आ रहा है 4, -3। ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है, -g2 -f2, तो क्या होता है? 2g1g2 प्लस ट्वाइस f1 f2 इज इक्वल टू c1 c2। 2g1g2 इसकी सीधे सीधे वैल्यू रख दो, -5/2। g2 क्या हो जाएगा? 4 ट्वाइस f1 रख दो, -3/2। f2 क्या हो जाएगा? -3। c1 क्या है? 7। c2 क्या है? k। सॉल्व कर लेना इसको पूरा, वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन। एक सर्कल है, इक्वेशन उसकी बतानी है हमें। तो सर्कल जनरल ले लेते हैं, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
इसको जब तुम ओरिजिन से पास कराओगे तो उसका c 0 आ जाएगा, hence this equation will be x square plus y square plus 2gx plus 2fy is equal to 0। ठीक है, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, और इसका सेंटर लाई कर रहा है इस लाइन पे, इस पे लाई करा दो। फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां से फाइनली मिल रही है g प्लस एफ इज इक्वल टू 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये इस सर्कल को इस सर्कल का सेंटर क्या है? 2, -1 ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो कंडीशन क्या लगाते हैं हम? अच्छा, एक कंडीशन वो भी लगा सकते हो, C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, या 2G1 G2 प्लस ट्वाइस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। पहले लिख दो ये माइनस जी, G2 क्या आ रहा है? 2 प्लस F1 क्या आ रहा है? माइनस एफ, F2 क्या आ रहा है? -1। कांस्टेंट यहां पे देखो 0 है, और यहां पे क्या है? 4 है। सो नाउ -4g प्लस ट्वाइस एफ इज इक्वल टू 4 मीन्स -2g प्लस एफ इज इक्वल टू 2। यहां से चाहो तो f की वैल्यू निकाल लो तुम, 4 माइनस जी आ रही है, ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दो। ये उधर चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3g, सो g इज इक्वल टू 2/3, g इज इक्वल टू 2/3, और g को अगर यहां 2/3 रख देंगे 12 10/3 आ जाएगा। g आ गया, f आ गया। तो आई होप अब यहां पे तुम वैल्यू रख सकते हो। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, g की जगह 2/3 रख देना, f की जगह 10/3 रख देना, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक अब ये ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट भी कुछ समझ में आया होगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। व्हाट इज रेडिकल एक्सिस? रेडिकल एक्सिस देखते हैं क्या होता है। ये हमेशा दो सर्कल के रिस्पेक्ट में होता है। एक सर्कल ये दे रखा है, ठीक है, एक सर्कल और दे रखा है। रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वेयर, मान लो ये पॉइंट है जिसका लोकस हमें बताना है, फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू टू सर्कल। PA इज इक्वल टू PB अगर इक्वल आ जाए, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर इक्वल आ जाए, तो ऐसे पॉइंट के लोकस को हम बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। दिस लाइन इज नोन एज रेडिकल एक्सिस। और सिंपली ये रेडिकल एक्सिस आती है दोनों सर्कल को, मान लो ये S1 इज इक्वल टू 0 है और ये S2 इज इक्वल टू 0 है, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, सिंपली रेडिकल एक्सिस मिल जाएगी। ओके, तो दिस इज रेडिकल एक्सिस। ठीक है, रेडिकल सेंटर क्या होता है? रेडिकल सेंटर में एक और सर्कल हो जाएगा, 3 सर्कल के रिस्पेक्ट में बन जाएगा ये। ठीक है,
व्हाट इज रेडिकल सेंटर? 3 सर्कल अगर बना लो, एक S3 इज इक्वल टू 0 बना लो, तो एक लाइन ये आ जाएगी इन दोनों का रेडिकल एक्सिस, एक इन दोनों का रेडिकल एक्सिस S1 और S3 का, और एक S2 और S3 का रेडिकल एक्सिस। इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज नोन एज रेडिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? आर मान लो, RC, रेडिकल सेंटर। और रेडिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जिससे तीनों सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो तीनों सर्कल पे जो टैंजेंट ड्रॉ होगी सबकी लेंथ सेम आएगी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट नोट्स। If two circles intersect, then the radical axis is the common chord of the circle. अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो जो कॉमन कॉर्ड होती है वही रेडिकल एक्सिस भी होती है। रेडिकल एक्सिस की भी इक्वेशन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 आती है, और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 आती है। तो ये इक्वेशन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये रेडिकल एक्सिस भी है। और कॉमन कॉर्ड भी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, if two circle touches each other then the radical axis is the common tangent to two circle at the common point of contact। सिंपल सी बात है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो जो कॉमन टैंजेंट एक्सटर्नल वाली आती है और जो कॉमन रेडिकल एक्सिस आती है, बोथ आर सेम। This is common tangent. And this is also radical axis. S1 minus S2 is equal to 0. आई होप ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Radical axis is always perpendicular to line joining of center of these two circles. Radical axis हमेशा अगर इसके सेंटर को मिला दो, C1 C2, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के पॉइंट्स हैं जो काफी यूज होंगे। रेडिकल एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ radical axis always passes through the midpoint of the line joining the center of two circle if and only these two are equal in radii। तो ये तो बात बहुत सिंपल है, ये R1 is to R2 है। अगर रेडियस बराबर हो जाएगी तो ये ऑब्वियसली उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, रेडिकल एक्सिस ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉमन टैंजेंट बिटवीन द टू सर्कल। रेडिकल एक्सिस ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉमन टैंजेंट बिटवीन टू सर्कल, मींस अगर कोई कॉमन टैंजेंट बनाते हो इस तरह से, तो रेडिकल एक्सिस उसको हमेशा बाइसेक्ट करती है, मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। नाउ आगे देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, द coordinate of the point from which length of tangent to the following three circles are equal। मीन्स क्या पूछा है, तीनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वल है,
मीन्स रेडिकल सेंटर पूछा। तो सबसे पहला काम ये होता है कि सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो पहले सर्कल को 3 से, दूसरे सर्कल को 2 से, तीसरे सर्कल को 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहला सर्कल ये बन रहा है 2y माइनस 1/3। दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तीसरा सर्कल, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2 प्लस y/2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। सिंपली पहले और दूसरे सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक इक्वेशन आ जाएगी, पहला रेडिकल एक्सिस। दूसरे तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरा रेडिकल एक्सिस। सिर्फ 2 ही सॉल्व कर लो तो x और y की इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हें। और बाय द वे यहां पे तीसरे और पहले को भी सॉल्व करा गया है, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 इक्वेशन ले लो और इन दोनों को सॉल्व करके रेडिकल सेंटर फाइनली ये आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद ही करना है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कुछ मेन एस्पेक्ट हमने कवर करे हैं। अभी भी वैसे सर्कल कंप्लीट तो नहीं हो पाया है, लेकिन इतने कम टाइम में फिर पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो इतनी चीजें रिवाइज करो और फिर टेस्ट दो सर्कल का। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे कल।